प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चे, फिजिक्स के वीडियो डालने के बाद, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ और फिजिक्स, तो आज हम आप लोग को सोचे कि एक बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मान के चलिए कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन है। एक नाम लिख दिया गया अवयव और दूसरा नाम सारणिक, जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। बच्चे, ये दोनों चैप्टर से मिलकर कम से कम 12 नंबर का क्वेश्चन आना तय है, और कोई चैप्टर छूट जाएगा मगर ये दोनों चैप्टर नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मैं पूरा आशा और विश्वास रखता हूँ कि लड़के देखें और देख के इसका कमेंट करें कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया, ताकि कोई भी कमी हो तो उसको पुनः सुधारा जाए, क्योंकि कमी कोई मानव का अवगुण नहीं होता है। क्योंकि कोई मानव है तो निश्चित ही है कि उसमें कोई ना कोई कमी होगी, तो कमी सुधारा जा सकता है। और इसके बाद आदमी पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, तो कोई इसमें वो नहीं होता है कि गलती हो गई तो बेइज्जती नहीं। मानवीय भूल होता है और इंसान ही गलती करते हैं, भगवान थोड़े गलती करते हैं। तो इसलिए हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। कोई कमेंट करेगा तो मैं उसको संभवतः प्रयास करूँगा कि उसको सही कर लें। धीरे धीरे पहले हो रहा था कि भाई हिल डुल रहा है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, धीरे धीरे उसको सुधारा गया। तो आप लोग लगे रहिए, और आप लोग को पता होगा कि यूपी बोर्ड भी अपने सिलेबस में 30% माइनस कर दी है, 30% लेस कर दी है। ये मत समझिएगा कि कोई चैप्टर ही हटा दिया है। बहुत बच्चे इस बात पर खुश हैं कि चलिए नहीं पढ़ेंगे तो 5-6 चैप्टर आगे से या 5 चैप्टर पीछे से हटा देगा। ये नहीं, चैप्टर का टॉपिक हटाया है। मान लो हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है, 10th का कोई लड़का हमारे ग्रुप में भेजा था, तो आज मैं उसको उठाकर 10th में डाल दिया हूँ। कोई 12th का लड़का भेजा था, इसके लिए बहुत बहुत उसको धन्यवाद। तो 12th का भी आप लोग देखिए, क्योंकि इस 4G 5G ज़माने में कहीं आप हमसे ज़्यादा आगे हैं। 4G 5G ज़माने में कहीं ज़्यादा आगे हैं। आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, देखकर, और किसी को पता होगा तो ग्रुप में ज़रूर डाल दीजिएगा, जितने लोग ग्रुप में हैं। इसके बाद जो लोग नए रहेंगे उनसे हम कहेंगे कि वो वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और देखने के बाद कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ करें या ना करें, लाइक करें, और लाइक के बाद एक उनको और बात कहें, शेयर जरूर करें। शेयर का मतलब साझेदारी होता है, और ये जानते हो कि यही एक ऐसा धन है कि जितना बांट दे उतना फैलेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि विद्या को कहा गया है कि विद्या को जितना बांटिए उतना फैलेगा, उतना बढ़ेगा, ये कभी कम ना होगा। तो चलिए, कहा जाता है कि विद्या मनुष्य का गुप्त धन है। तो बच्चे, किसी भी चैप्टर या किसी भी विषय को हम लोग पढ़ने से पहले किसी का इंट्रोडक्शन जानना जरूरी, कि वो है क्या, किसका नाम है। तो अवयव में हम लोग पढ़ेंगे, पहले से ही श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं, ताकि आप लोग का ये भी कभी कमेंट ना आए कि बहुत लंबा आपका वीडियो रह रहा है। तो इसलिए लिख दिए हैं कि आपको कम से कम समय में इसको अधिक से अधिक समझाया जा सके। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आप लोग हमेशा वीडियो को कल भी बताए थे कि शुरू करिए तो लास्ट ज़रूर करिए, भले 2 बार में, लेकिन अंत तक देखिए, क्योंकि मुख्य बातें अंत में ही कही जाती है और कुछ बातें पहले कही जाती है, बीच में तो दोनों का मिलावटी रहता है। तो इसलिए शुरू देखिए और लास्ट ज़रूर देखिए, लास्ट तक बने रहिए। इंट्रोडक्शन देखिए, लिखा है परिचय प्रस्तावना जिसको कहते हो। तो अवयव का मतलब पहले यहाँ देखो, ऊपर मत देखकर यहाँ देखिएगा। ये जहाँ हम अपनी छड़ी को रखे हैं, ये चिन्ह है।
ये बड़ा कोष्टक है ना, इसको गणित में हम लोग बड़ा कोष्टक कहते हैं। 11 वाले जब आते हैं तो फिजिक्स में इसको बीमा को प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे आव्यूह का चिन्ह, ये आव्यूह, और जिसका एक रिलेटिव बोले वो है साणिक। अंतर क्या होगा कि ये जो मुंह घुमा है वो नहीं, बस केवल दोनों ओर से डंडा रहेगा। डंडा का मतलब कि दोनों ओर से रेखा, जिसको हम लोग माड बोलते हैं। माड का ज्ञान कक्षा 6 से ही आता है, लेकिन 6 में हम लोग निरपेक्ष मान कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष मान। तो प्यारे बच्चों, ये जान लीजिए कि आव्यूह और साणिक में कोई अंतर पूछे तो एक लाइन में अंतर बताइएगा कि आव्यूह का रूप जो होता है वो आयताकार होता है, परंतु साणिक का गुण, साणिक का रूप वर्गाकार होता है। यह भी होता है वर्गाकार, परंतु आव्यूह के कई प्रकार होते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि आव्यूह का आयताकार और साणिक का वर्गाकार। तो प्यारे बच्चों, यदि कोई संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय का मतलब तुम लोग जानते हो, जैसे परिवार, बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं देंगे। परिवार हमारा क्या है? समुच्चय है, जिनमें निश्चित हों माता पिता भाई और बहन। दूसरा उदाहरण चाहते हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय AEIOU। तो यदि कोई संख्याओं का समुच्चय है तो जब m पंक्तियों और n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में एकदम स्पष्ट लिखा गया है, आप फेयर कर सकते हैं। और जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं जानेंगे, सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं इस दोनों चैप्टर को प्रयास करूँगा कि पूरा का पूरा आपको बता दें ताकि आप हल कर लें, क्योंकि 100 नंबर का गणित का पेपर है। इस साल रिजल्ट भी डाउन हुआ है, लेकिन कैसे 100 में 60 पाया जाएगा ये हम जानते हैं। 100 में 100 की गारंटी नहीं देंगे भाई, 100 में 100 का तो गारंटी उसी को देंगे जो पढ़ेगा। कोई भी कितना भी कमज़ोर होगा, 100 में 60 कैसे पाएगा ये हम जानते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए। तो आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस आयताकार सारणी को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। जिन संख्याओं से आव्यूह बनाया जाता है, परिवार हमारा जिनसे मिलके बनता है, उसको कहते हैं परिवार का सदस्य। उसी सदस्य को यहाँ दूसरा नाम है, यहाँ पर आव्यूहों के अवयव, यहाँ पर आव्यूहों के क्या है? अवयव है। बनाओ इसको, इस आव्यूहों के मिटाओ, इसको अवयव लिखो, उसको हटाओ। पूरा व बनाओ, अवयव। यहाँ करो, अवयवों बनाओ उसको, अवयवों। हट जाओ, चलो। तो आव्यूहों के अवयव कहते हैं। अवयव का मतलब होता है सदस्य, एलिमेंट। तो आव्यूहों के अवयवों को ये निश्चित है कि या तो ये कोष्टक, नहीं तो छोटा। छोटा यदा कदा मान लो लिखा भी है, तब ये नहीं किसी से कह दें गलत है, ये नहीं, दोनों कोष्टक का यूज होता है। आव्यूहों को बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, तो बड़ा कोष्टक ये है, छोटा कोष्टक को जानते ही हैं, लिखा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद ये तो इतना इंट्रोडक्शन हुआ कि mn पंक्तियों के समुच्चय को फिर से सुन लो। mn पंक्तियों के समुच्चय को जब m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित किया जाए तो उसको हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह जिन से मिलकर बना होता है, जिन अवयव से मिलकर बना होता है, उसको हम अवयव, उसका अवयव कहते हैं। इसके अवयव को क्या करते हैं? बड़ा या छोटा कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है बहुविकल्पी के लिए कि ऐसे लिखा रहेगा और तुरंत पूछता है कि यह किस क्रम का आव्यूह है। और तुम्हारे बोर्ड के लिए भी नहीं, जितना एयरफोर्स नेवी हुआ, कोई भी 10+2 की परीक्षा में ये जरूर पूछा जाता है। छोटा है, लेकिन यदि नहीं पता रहता है तो फंसा देता है। पहले बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसको हम पंक्ति कहेंगे, किसको स्तंभ कहेंगे। ये जानते हो कि बदलते परिवेश में हम लोग, भले हम लोग को उसकी मीनिंग पता हो या ना हो, हम लोग अंग्रेजी शब्द का यूज करते हैं। तो स्तंभ और पंक्ति बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ज़्यादा बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग कहते हैं रो और कालम। रो और कालम, ये कालम है, ये कालम है। घर बनाने वाला भी यदि राजमिस्त्री आता है तो पिलर नहीं कहता है, कालम कहता है।
कितने कॉलम हैं, तो ये जानिए जो खड़ा है वो कॉलम और जो गिरा है वो रो। तो ये आपका रो है, ये जो है आपका रो है, और इसको कहेंगे ये आपका रो है, ये R1, ये R2 और ये R3 और ये C1 और ये C2। ठीक है, तो समझते रहिए क्योंकि आज केवल समझिए, आज लिखने वाला बहुत कम है। तो बात रहा कि यह अब आगे लिखे दिया गया है कि यह तीन गुणते दो क्रम का अवयव है, 3 गुणते 2। तो 3 जो है, जो 3 है वो क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। तो कन्फर्म हो जाओ कि किसी का नाम लिखने के लिए पहले किसका नाम आता है, पंक्ति का, तब आता है स्तंभ का। जैसे पहले देवी का नाम आता है तब देवता का नाम आता है। सीताराम, राधे कृष्ण। जब देवताओं को घमंड हो गया तो उस घमंड को तोड़ने के लिए देवियों की प्रधानता दी गई, और पहले देवी का नाम, इसके बाद देवता का नाम। तो उसी के आधार पे आप लोग समझते रहिएगा, दिमाग में भर लीजिएगा कि कोई भी अवयव हो तुरंत उसको गिन लेना कितना कॉलम है। कॉलम माने खड़ी लाइन, और रो यानी स्तंभ माने पड़ी लाइन। तो पड़ी लाइन कब है, 1, 2 और 3। तो कहेंगे कि 3 इसमें क्या है, पंक्ति, और 2 क्या है, स्तंभ। तो सीधा अपने विकल्प में खोज दीजिएगा कि 3 गुणते 2 क्रम कहाँ है, वहाँ टिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो कन्फर्म है बहुविकल्पी में ही आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो 3 गुणते 2 क्रम का अवयव है। ठीक है, ये बात जो नोट में लिखा हुआ है ये मैंने पहले ही बता दिया। ये नोट में लिखा हुआ है, वहीं जो बोले सीताराम राधा कृष्ण कि किसी अवयव का क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या, इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। तो पहले पंक्ति, इसके बाद स्तंभ। अब इसके बाद अवयवों का निरूपण। तो अवयवों का निरूपण का मतलब कि नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे इसको निरूपण करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 11 में आप लोग पढ़े थे समुच्चय। तो पढ़े थे कि समुच्चय को कैपिटल लेटर, ABCD का कैपिटल लेटर, जैसे कि आप यहाँ देखें, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अवयवों को दिखाया गया है कि A बराबर कितना है। तो A बराबर लिखा गया, तो पहले ये नहीं बताएंगे क्या है, पहले देखिए ये कैपिटल लेटर और ये स्मॉल लेटर। तो यानी कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि अवयवों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों और अवयव को छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया गया है। और छोटे अक्षरों के द्विअनुलग्नक, यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता है। द्विअनुलग्नक, एक अनुलग्न होता है, एक होता है पूर्वलग्न। एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्वलग्न। इस दोनों का नाम हम लोग केमिस्ट्री में भी सुनते हैं, और इसके बाद मैथ में भी जब 6 में रहते हैं तो कहता है कि पूर्ववर्ती संख्या बताओ, अनुवर्ती संख्या बताओ। तो पूर्ववर्ती का मतलब कि जो पहले हो जाता हो, और अनुवर्ती का मतलब कि जो बाद में। तो नाम क्या है, अनु माने बाद, और लग्नक माने लग जाना। तो जो द्विअनुलग्नक के साथ कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है A11। झटका में हम चाहे कोई पढ़ता है A11, A12, A13, लेकिन शुद्ध रूप से उच्चारण है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका मतलब क्या होगा, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो A11 का मतलब होगा कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। देखो A11 पहली पंक्ति है ना, पहला स्तंभ है ना। इसके बाद A12 तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। देखो पहली पंक्ति है ना, और कॉलम नंबर कौन है, 2। जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया है, यहाँ पर नोट में लिखे हैं कि जब भी क्रम लिखना तो याद रहे कि पहले पंक्ति, इसके बाद स्तंभ, पहले देवी, इसके बाद देवता। तो उसके बाद A11, A12, A13 है। तो यह एक 3 गुणते 3 क्रम का अवयव है। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया कि कहीं तुम लोग को आज तो हम कह दें कि अवयव में जितना रो होता है उतना कॉलम नहीं होता है, यानी इसका रूप जो है वो आयताकार होता है।
कहने में तो सही लग रहा है। और आयत का मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई इक्वल ना हो। और यह भी पढ़े हैं कहीं कहीं, हम लोग गणित के विद्यार्थी हैं, यदि कोई मान लो गणित ही पढ़ रहे हैं तो गणित के ही विद्यार्थी हैं, बायो वाले तो कोई होंगे नहीं, तो गणित में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कभी किसी कारणवश, जैसे आप लोग 10th में द्विघात समीकरण हल करते हैं तो कभी लंबाई और चौड़ाई दो दो आ जाती है। एक को मान्य लिखते हैं, एक को अमान्य। क्यों लिखते हैं? जब लंबाई और चौड़ाई, जिस लंबाई से चौड़ाई अलग आती है उसको हम लोग लिखते हैं मान्य, और जिस लंबाई से चौड़ाई भी उतना ही आ जाती है उसको लिखते हैं अमान्य। कारण लिख देते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं होती, तो ऐसे ही तो जब आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती तो हम कह देते कि आयत नहीं है, क्या है, वर्ग है। तो वैसे ही बच्चा यहाँ पर 3 गुणते 3 आ गया, 3 गुणते 3 आ गया, तो ये मत कहना कि अवयव नहीं है, अवयव है, लेकिन नाम इसका पड़ गया वर्ग अवयव। क्या पड़ गया? वर्ग अवयव। अवयव के कई प्रकार हैं, जैसा कि आज तो इंट्रोडक्शन देने में ही समय और पूरा इस श्यामपट हमारा भर गया है। अब इसके बाद अवयव के प्रकार में कल बताएंगे, इसका कम से कम 3 वीडियो देंगे तो जाकर आप पारंगत हो जाएंगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इस वैश्विक महामारी में आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ हैं वहीं रुके रहिए, एकदम घर से निकलिए मत। आप वहीं घर बैठे यदि चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। आप यदि पढ़ कर कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर डालेंगे तो अगला दिन मुझे ख्याल रहेगा कि ये कमेंट लिख कर आया था कि इसमें क्या कमी है। तो इसलिए आज यहीं तक तुम लोग को बता दे रहे हैं कि इतना जान गए अवयव किसे कहते हैं, अवयव की क्रम या कोटि क्या है, अवयव को कैसे नोटेशन करते हैं, निरूपण करते हैं। और इसके बाद तो हाँ, यहाँ बता रहे थे कि यह 3 गुणते 3 क्रम का अवयव है, इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किताब में ऐसे लिखा रहेगा aij बराबर 2 गुणते 3, aij बराबर aij लिख के 2 गुणते 3। तो आई समझना, आई तो आई का मतलब ये होगा aij, तो यहाँ एक चीज़ गलती हो गया ना, यहाँ 2 गुणते 3 न रह के ध्यान नहीं दिया गया है, 3 गुणते 3 रहेगा। देख लेना उसको, यहाँ पर 3 गुणते 3 रहेगा, यहाँ पर ये 2 को 3 बना लिया जाए, 3 गुणते 3, क्योंकि यहाँ पर आई जो है आपको 3 को निरूपण कर रहा है और जे भी किसको निरूपण कर रहा है? 3 को, ठीक ना। क्योंकि मैंने उस किताब के एग्जाम्पल को लिख दिया, तो किताब में जो था 2 गुणते 2 का था, मैंने इसको कर दिया 3 गुणते 3, कि इसमें 3 आपके क्या हैं, 3 इसमें आपके रो हैं और 3 क्या है? कॉलम। aij 3 गुणते 3, तो समझ जाना कि आई का भी मान 3 और जे का भी मान 3, ठीक है। तो इससे आप लोग बच्चे परिचित हो गए अवयव यानी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कैसे क्रम लिखेंगे, कैसे निरूपण करेंगे। अब आज के बाद अगला वीडियो में आप लोग को मैं दूंगा कि इसके कितने प्रकार होते हैं, और इसके बाद सवाल। अवयव का जोड़ घटाव बच्चा भी कर लेगा, जो 8 में पढ़ता है, XY को जोड़ता है जोड़ लेगा। सबसे कठिन होता है इसका गुणा, जिसको गुणा करने आ गया अवयव में आ गया। और अवयव सीख लेंगे तभी सारणिक सीखेंगे, क्योंकि अवयव के कुछ भाग को काट के सारणिक में डाल दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। जय हिंद।